हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन सेट पे बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर्स के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। हमने अब तक ऑलमोस्ट 70% जो माइक्रो प्रोसेसर 8085 का इंस्ट्रक्शन सेट है उसे हमने डिस्कस कर लिया है। जो रिमेनिंग इंस्ट्रक्शंस हैं वो बेसिकली इंटरप्ट एज वेल एज स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर और मेमोरी लोकेशन किस तरह से चेंज होती है उस पे बेस्ड है, जो कि आपका रहेगा जनरली जंप के जैसे इंस्ट्रक्शंस हैं, जो कंडीशनल चेक इंस्ट्रक्शंस हैं, उसके बाद सब रूटीन के लिए दिया जाने वाला कॉल का इंस्ट्रक्शन है, फिर आपका किसी रजिस्टर पेयर को पुश और पॉप करने के इंस्ट्रक्शंस है, या इंटरप्ट के इंस्ट्रक्शन है, ट्रैप है और इंटरप्ट है, RST है। तो ये सारे जो रिमेनिंग इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक टॉपिक को डिस्कस करने के बाद आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर को समझने के बाद हम कॉल, जंप और जो हमारे रजिस्टर पुश और पॉप करने के इंस्ट्रक्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। और इंटरप्ट को डिटेल में समझने के बाद हम इंटरप्ट से रिलेटेड जो हमारे रिम और सिम, रीड इंटरप्ट मास्क, सेट इंटरप्ट मास्क की जो उससे रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हम उनको उन टॉपिक्स के साथ डिस्कस करते चलेंगे। तो जनरलाइज जो हमारा एक लेआउट, जो हमारा इंस्ट्रक्शंस किस तरह से एग्जीक्यूट होंगे, कितने टी स्टेट्स लगेंगे और क्या प्रोसेसिंग होगी, कौन कौन से फ्लैग्स चेंज होंगे, ये हमने एक ओवरव्यू ले लिया है। उसी को फाइनलाइज करने के लिए और आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए कि प्रॉब्लम किस तरह से पूछी जाएगी, और मैंने जो इंस्ट्रक्शन सेट आप लोगों को दिया है वो इंस्ट्रक्शन सेट कंप्लीटली इसी तरीके से मैंने डिज़ाइन किया है कि आप लोग हर इंस्ट्रक्शन के साथ उसमें समझ सकें कि फ्लैग में क्या वेरिएशन आ रहा है, कितने टी स्टेट्स लगेंगे। तो उसी तरीके से आप भी इंस्ट्रक्शन सेट को उन्हीं स्टेप्स के साथ डिटेल में लिखिएगा। और हम इन लास्ट ईयर की कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनमें हम डिस्कस करते हैं कि किस किस तरीके से हमारे इंस्ट्रक्शन सेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पूछी जाएगी। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 1, क्लॉक फ्रीक्वेंसी ऑफ 8085 microprocessor is 5 megahertz. Time required to execute an instruction is 1.4 microsecond. Calculate the number of T states required to execute that instruction. ठीक है, ये हमने बहुत इनिशियली जब पढ़ा था कि T states क्या रहती हैं और आपका मेमोरी साइकिल क्या रहता है, तो उसी पे बेस्ड आपका प्रॉब्लम है। ये गेट 2017 का एक प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम नंबर 1 को अगर हम डिस्कस करें तो आपको फ्रिक्वेंसी दी हुई है 5 मेगाहर्ट्ज। इस 5 मेगाहर्ट्ज से आप टाइम पीरियड निकालेंगे जिसे हम क्लॉक टाइम बोलते हैं ना, क्लॉक पीरियड बोलो या क्लॉक टाइम बोलो, वो आपका आ जाएगा 1 बाई फ्रिक्वेंसी, दैट विल बी 1 बाई 5 मेगाहर्ट्ज। और इसे आप लिख सकते हैं 0.2 माइक्रो सेकेंड। मेगाहर्ट्ज को जब कन्वर्ट करेंगे तो ये माइक्रो में बन जाना है, 1 बाई 5 आपका आ गया 0.2। तो एक क्लॉक, ठीक है, एक 1 क्लॉक साइकिल और टी स्टेट्स में कितनी आपको टाइम लगेगा, 0.2 माइक्रो सेकेंड। यहाँ पे आपको कहा गया है कि इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के लिए कितना टाइम है, टाइम फॉर एग्जीक्यूशन कितना दिया है, इज 1.4 माइक्रो सेकेंड। तो आप बताइए कितने टी स्टेट्स लगेंगी। एक टी स्टेट्स के लिए 0.2 लगता है, तो 1.4 में कितनी आ जाएगी, टी स्टेट्स विल बी number of T states will be 1.4 divided by 0.2 means 7 T states आपको लग जाएगी। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन C। ठीक है, फिर उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 2 में आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या बोल रहा है, इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर, mu p is short form for microprocessor. Contents of accumulator are A7H and carry flag is 0. If the RLC instruction is executed, ये हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ही इंस्ट्रक्शन सेट को डिस्कस करते वक्त पढ़ा है। RLC रोटेशन के जो हमने इंस्ट्रक्शंस थे वो हमने पढ़ लिए हैं। इफ द RLC इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड, कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर एंड द कैरी फ्लैग रेस्पेक्टिवली विल बी। ओके, तो आपसे पूछा गया है, पहले आपको कहा गया है कि आपका एक्यूमुलेटर, इनिशियली एक्यूमुलेटर क्या था, हम कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 2। एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स, एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स हैं A
7, A7 का मतलब A इज 10 है ना, तो 10 को आप कैसे लिखेंगे 8 and 2, ये आपका हो गया A, 7 आपका हो गया ये, ठीक है, A7 है और कैरी फ्लैग जो है वो आपकी कैरी फ्लैग आपका 0 है, ठीक। और इसमें आपको कहा गया है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन, RLC इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड। RLC का मतलब है रोटेट द अक्यूमुलेटर लेफ्ट विथ कैरी, यही पढ़ा था हमने। इस इंस्ट्रक्शन के बाद क्या होगा, इस तरह से भी ये आएगा और ये इस तरह से भी मूव करेगा। एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स बिट बाय बिट लेफ्ट में मूव करेंगे और आपकी जो D7 बिट थी एक्यूमुलेटर की वो कैरी फ्लैग में भी मूव करेगी। इस इंस्ट्रक्शन के बाद क्या हो जाएगा, ये अगर इस तरह से मूव कर रहे हैं तो D7 D0 में चला जाएगा, इंस्ट्रक्शन हो जाएगा 0 1 0 0 1 1 1 1, ये तो आपके एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स हो गए। और कैरी फ्लैग जो था ये D7 जो है वो कैरी फ्लैग में भी चला जाता है। तो एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स क्या हो गए हैं, दिस इज 4F, एक्यूमुलेटर में आ गया 4F और कैरी आपका आ गया 1, ठीक है। तो उन्होंने क्या पूछा है, कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर एंड द कैरी फ्लैग 4F and 1, 4F and 1, तो आपका ऑप्शन हो गया D, ओके। देन कम्स द प्रॉब्लम नंबर 3। Problem number 3 says for the given 8085 assembly language program, contents of accumulator after execution of program is, इसमें आपको प्रोग्राम मेंशन कर दिया गया और पूछा है कि इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद एक्यूमुलेटर में क्या कंटेंट्स होंगे। ये आपका जो लास्ट क्वेश्चन था वो गेट 2016 का एक प्रॉब्लम है और ये जो प्रॉब्लम है गेट 2010 में है और यही सेम प्रॉब्लम इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी रिपीट हुई है, वो लैंग्वेज में दी हुई है और इसमें आपको प्रोग्राम मेंशन किया गया, इवन डेटा भी यही मेंशन किए हुए हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के एक प्रीवियस ईयर के जो आपका क्वेश्चन पेपर का सेट था उसमें सेम प्रॉब्लम रिपीट हुई है। तो हम प्रॉब्लम नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। अभी फॉर टाइम बिंग आप इस सेक्शन को छोड़िए, मैं आपको जब प्रोग्राम काउंटर और स्टैक पॉइंटर पढ़ाऊंगी तो ये बताऊंगी कि किस तरह से इंक्रीमेंट होते हैं। अभी हम प्रोग्राम के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हीं पे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। पहला इंस्ट्रक्शन क्या है, MVI A, इट शुड बी MVI A, ठीक है, इट शुड बी MVI A 45H, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि आपने एक्यूमुलेटर में क्या मूव कर दिया है 45, या ऐसे बोलेंगे कि एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स हो गए हैं 45। फिर उसके बाद में आपने लिखा है कि मूव B, A, एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को आप B में लेके आइए। तो B में भी आपके क्या कंटेंट्स हो गए 45H, ठीक है। H का मतलब आपका हेक्साडेसिमल में चल रहा है, ठीक। यहाँ पे करेक्शन कीजिएगा, ये इट शुड बी MVI A, 45H, एक्यूमुलेटर में 45 डेटा जो है वो मूव करिए। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है STC, ये इंस्ट्रक्शन है सेट कैरी फ्लैग, ठीक है। सेट कैरी फ्लैग के बाद कैरी फ्लैग क्या हो जाती है आपकी 1। फिर हमने बोला है CMC, कॉम्प्लीमेंट कैरी फ्लैग, ठीक। इस इंस्ट्रक्शन के बाद STC के बाद हमारा कैरी फ्लैग ये हो जाएगा, CMC के बाद हमारा कैरी फ्लैग 0 हो जाएगा। फिर हमने कहा है RAR, रोटेट द एक्यूमुलेटर राइट। तो पहले आप और इस RAR में आपको एक्यूमुलेटर को रोटेट भी करना है और कैरी फ्लैग को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा, फाइनल रिंग में आपको उसे इंक्लूड करना होगा। तो पहले हम 45H लिखें, ये आपका आ गया 45H लिखना है तो 0 1 0 0, दिस इज 4 और 0 1 0 1, ये आपके हो गए 45H एक्यूमुलेटर में, ठीक है। ये एक्यूमुलेटर हो गया, ये कैरी फ्लैग हो गया, कैरी फ्लैग CMC के बाद 0 आ गया है, ठीक है। अब आपको करना है RAR और AL का जब इंस्ट्रक्शन देते हैं तो हम लेफ्ट या राइट में एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को 1 बिट से मूव करवाते हैं और एज वेल एज हमारा जो कैरी है वो भी रिंग में आता है। अगर RAR कहा जाएगा तो आपको
इस तरह से राइट में मूव करवाना है एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को। तो इस इंस्ट्रक्शन के बाद RAR के बाद एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स क्या आ जाएंगे, D7 जो है वो D6 में मूव कर जाएगा और D0 जो है वो कैरी में मूव कर जाएगा और कैरी जो है आपका वो D7 में मूव कर जाएगा। तो RAR के बाद एक्यूमुलेटर में क्या आ जाएगा, एक्यूमुलेटर में आ जाएगा 00, ये 0 यहाँ आ गया, 00 10 और 00 10 और कैरी फ्लैग क्या आ गया आपका, कैरी फ्लैग आपका हो गया 1। ठीक है, ये आपके कंटेंट्स आ गए हैं एक्यूमुलेटर में। RAR के बाद एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स हो गए हैं D7 जो बिट है वो 0 हो गई और ये आपके 1 बिट से आपके राइट में मूव हो गए हैं। दिस विल बी 00 10 00 10 00 10 00 10। तो ये हो गए आपके एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स और कैरी फ्लैग जो है वो D0 से मूवमेंट की वजह से हो गई है सेट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कैरी फ्लैग को, कैरी फ्लैग आपकी 1। इसको आप एक बार रिजर्व रखें। फिर उसके बाद में इंस्ट्रक्शन दिया गया है XRAB, मीन्स B के कंटेंट्स को XOR करिए विथ कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर। हमने बताया ना कि जब रजिस्टर एड्रेस मोड में हम किसी इंस्ट्रक्शन को राइट कर रहे हैं तो हमारा जो डिफॉल्ट दूसरा रजिस्टर है वो जो दूसरा डेटा है वो एक्यूमुलेटर से लिया जाता है। तो ये एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स थे। और B के कंटेंट्स क्या है, B के कंटेंट्स हमने देखे कि हमारे 45 है। 45 को आप लिखेंगे 0 1 0 0, ये 4 हो गया, 0 1 0 1 ये आपका 5 हो गया। इन दोनों के बीच में आपको XOR फंक्शन करना है। XOR फंक्शन विल बी 1 1 1 0 0 1 1 0। अगर आप इसको बोलेंगे तो ये क्या आ गया आपका 6 एंड दिस इज 7। तो इस इंस्ट्रक्शन XRAB के बाद एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स क्या हो गए 67H। एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स के साथ रजिस्टर B के कंटेंट्स में बिट बाय बिट XOR फंक्शन होगा और फाइनल रिजल्ट जो है वो आपका एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। तो यहाँ पे किस इंस्ट्रक्शन के बाद क्या मॉडिफिकेशन होना है वो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितने इंस्ट्रक्शन सेट आप खुद से लिखेंगे या उनका सारा जो डेटा अरेंजमेंट है उसको बार बार रीचेक करेंगे, एज वेल एज आप खुद जब प्रोग्राम लिखेंगे तब उतना ही क्लियर आपका जो है इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में कॉन्सेप्ट होता जाएगा। ठीक है, नाउ कम्स प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 सेज कंसीडर द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। इसमें 3 इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। ये इंजीनियरिंग सर्विसेज 2010 का एक प्रॉब्लम है। इसी से मिलते जुलते इवन गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी आपका है इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है और फिर उसमें पूछा हुआ है कि इंस्ट्रक्शन 1 में कितने टी स्टेट्स लगेंगे, इंस्ट्रक्शन 2 में कितने टी स्टेट्स लगेंगे। तो टी स्टेट्स कितने लग रहे हैं, कितने मेमोरी रीड राइट साइकिल हो रहे हैं, वो भी एक वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम बनाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है आप लोगों के लिए। तो प्रॉब्लम जो 4th प्रॉब्लम है उसमें एक दिया है मूव B, C। पहले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए या पहले इंस्ट्रक्शन को राइट करने के लिए कितना मेमोरी स्पेस लगेगा, ये हमने पढ़े हैं सारे कि ये इंस्ट्रक्शन कितने बाइट का है। ये इंस्ट्रक्शन जो इम्प्लाइड मोड में है ये 1 बाइट का होगा और सीधा मेमोरी लोकेशन में इसका कोड लिख दिया जाएगा, केवल ऑप कोड होगा। ठीक है, 1 बाइट का होगा और इसमें केवल ऑप कोड लिखा जाएगा। दूसरा जो इंस्ट्रक्शन है वो है STA एड्रेस। ठीक है, हमने ये पढ़ा STA, इस इंस्ट्रक्शन का एक ऑप कोड होगा। फिर उसके बाद में एड्रेस जो है वो एड्रेस आपका माइक्रो प्रोसेसर में एड्रेस 16 बिट का होता है, जबकि आप जब डेटा रीड कर रहे हैं तो वो 8 बिट का होना है। तो इस इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए पहले तो आप ये इंस्ट्रक्शन जो है STA का ऑप कोड लिखेंगे, फिर एड्रेस को 2 पार्ट्स में सब डिवाइड करके लिखेंगे। तो ये इंस्ट्रक्शन कितने बाइट का हो जाएगा, 3 बाइट का होगा। इसको कैसे लिखेंगे आप, पहले STA का ऑप कोड लिखेंगे, फिर उसके बाद में आप LSB ऑफ एड्रेस लिखेंगे, फिर आप MSB ऑफ एड्रेस लिखेंगे। ठीक है ना, एड्रेस जैसे मान लीजिए आपका अगर 2050 था तो पहले आप STA का ऑप कोड लिखते हैं और फिर उसके बाद में आप 50 लिखते हैं और फिर आप 20 लिखते हैं। तो आप इस तरह से 3 बाइट या 3 मेमोरी लोकेशन
यूज करेंगे जब आप इस इंस्ट्रक्शन को लिखेंगे। ठीक है, फिर आपके पास आया गया है ORI और फिर उसके बाद बाइट। ठीक, ये जो इंस्ट्रक्शन है ये आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में इंस्ट्रक्शन है और इस इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए आपको 2 बाइट चाहिए होती है। 2 बाइट कैसे, एक ऑपकोड के लिए, ठीक, फिर दूसरी जो है वो 8 बिट डेटा के लिए। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए आपको 2 बाइट चाहिए होगी। यहाँ पे यही प्रॉब्लम थी कि करेक्ट सीक्वेंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रेस्पेक्टिव मेमोरी स्पेस रिक्वायरमेंट, मतलब ये कितनी मेमोरी स्पेस लेंगे इस इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए। इसी का दूसरा लैंग्वेज में ट्रांसलेशन आप ऐसे करेंगे कि कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है। इसी पे प्रॉब्लम और बनती है कि कितने टी स्टेट्स लगेंगे। तो सभी वैरायटी की आप प्रैक्टिस कीजिए और आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले आप हाईएस्ट मेमोरी स्पेस कंज्यूम करने वाला इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, वो होगा 2, फिर उसके बाद में 3 और फिर उसके बाद में 1। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम नंबर 4 का ऑप्शन हो जाएगा D। ठीक है, फिर हमने अभी कुछ और 2 प्रॉब्लम और इंक्लूड कर ली है इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से। प्रॉब्लम नंबर 5, व्हाट डज प्रॉब्लम नंबर 5 सेज? प्रॉब्लम नंबर 5 सेज a single instruction to clear the lower 4 bits of accumulator in 8085 assembly language is। फिर ऑप्शन आपको दे रखा है XRI फंक्शन से आप कर सकते हैं या ANI फंक्शन से आप कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 5 में हमें ये कहा गया है कि एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स की लोअर 4 बिट्स को हमें क्लियर करना है। व्हाट डज इट मीन बाय क्लियर? अगर ये बिट्स जो है वो आपकी B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6 एंड B7 है, तो हम ये चाह रहे हैं कि ये जो 4 बिट्स है ये 0 हो जाए। ठीक है, और बाकी जो हमारी बिट्स हैं दे शुड बी इंटैक्ट, इन्हें हमें नहीं छेड़ना है। तो हमें पता है कि इसमें से XOR फंक्शन से आप इसे क्लियर कर सकते हैं या आप एंड फंक्शन से। ये है चारों ही इंस्ट्रक्शन इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में मेंशन किए गए हैं कि XOR फंक्शन इमीडिएटली विद दिस, क्या 0F से XOR करने पे हमें चारों बिट्स पीछे की बिट्स 0 हो जाएगी, या एंड करने से ANI एंड इमीडिएट विथ एक्यूमुलेटर विद दिस डेटा। तो यहाँ पे ये देखें कि अगर हम एंड फंक्शन, अगर आप किसी भी बिट को 0 के साथ एंड करते हैं तो आपको 0 मिलेगा। तो अगर हम एंड फंक्शन करें और उस एंड फंक्शन में जो डिजिट हो वो 4 डिजिट, हाँ, और बिट को अगर आप 1 के साथ करेंगे तो आपको बिट मिल जानी है। तो हमारा जो डेटा हम मेंशन करें, ये चारों बिट अगर हम 1 रखें और ये चारों बिट अगर हम 0 रखें और इस बिट पैटर्न को इस बिट पैटर्न के साथ अगर हम एंड करवाएं तो ये बिट्स हमारी इंटैक्ट रहेगी और ये बिट्स सारी हमारी 0 हो जाएगी। 0 के साथ एंड से आपको 0 मिलता है, 1 के साथ आपको एंड से आपको बिट मिल जानी है। तो इस तरह का बिट पैटर्न क्या हो गया जिससे कि आप एंड फंक्शन कराएं, दिस इज F0। तो ANI F0 अगर आप कराएंगे तो केवल लास्ट की 4 बिट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगी और जो आपकी इनिशियल 4 बिट्स हैं, MSB की 4 बिट्स हैं, वो आपकी इंटैक्ट रहेगी। तो प्रॉब्लम नंबर 5 का जो आंसर है वो आपका B है। किसी भी नंबर को उसी नंबर के साथ XOR करने पे आपको 0 मिल जाता है और नंबर को 0 के साथ XOR करेंगे तो आपको आपका नंबर मिल जाएगा। तो XOR से ये फैसिलिटी आपको नहीं मिल पाएगी। XOR में 1 और 0 जो है वो आपके बिट क्लियर करने का पर्पस नहीं सॉल्व कर पाएंगे। प्रॉब्लम नंबर 6, a small code of 8085 is given below, MVI A, ORA A and CPI A2। पहला MVI A 7FH ये कह रहा है मूव इमीडिएटली इन एक्यूमुलेटर द गिवन डेटा। डेटा क्या है 7F। तो एक्यूमुलेटर में कंटेंट्स क्या हो गए, एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स हो गए आपके 7F। ORAA अगर आप 7F को 7F के साथ और करेंगे 0 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1, किसी भी नंबर को नंबर के साथ और करने पर आपको नंबर ही मिलेगा, ठीक है ना। या आप नंबर को 0 के साथ और करेंगे तो भी नंबर ही मिलेगा। तो आपको यहाँ पे और फंक्शन, इन दोनों के बीच में अगर आप और फंक्शन करवाते हैं तो आपको आपका वही नंबर मिलता है। तो एक्यूमुलेटर में कंटेंट्स क्या रहेंगे, 7f ही रहेंगे। फिर उसके बाद में पूछा है CPI-A2, CPI-A2 ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में इंस्ट्रक्शन है दैट सेज कंपेयर विथ एक्यूमुलेटर इमीडिएटली विथ गिवन नंबर A2, ठीक है। एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स और A2H को कंपेयर कीजिए। एक्यूमुलेटर में क्या था, एक्यूमुलेटर में था 7f और गिवन डेटा क्या है A2H, ठीक है। और एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स में से हम मेंशन किए गए डेटा को सब्ट्रैक्ट करते हैं। और हमने ये अपने प्रीवियस वीडियो में इस इंस्ट्रक्शन के बाद सारी फ्लैग कंडीशंस पढ़ी थी। अगर एक्यूमुलेटर डेटा से बड़ा है तो कैरी फ्लैग 0 होगा, जीरो फ्लैग भी आपका 0 होगा और साइन फ्लैग भी आपका 0 हो जाएगा। लेकिन अगर एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स डेटा के कंटेंट्स से छोटे हैं, बिकॉज जो सब्ट्रैक्शन हो रहा है वो एक्यूमुलेटर में से डेटा सब्ट्रैक्ट होता है। अगर एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स डेटा से छोटे हैं तो कैरी फ्लैग आपका 1 हो जाएगा, जीरो फ्लैग आपका 0 ही रहेगा और साइन फ्लैग भी आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि एक्यूमुलेटर में से डेटा माइनस करने पर आपको फाइनली जो रिजल्ट मिलेगा वो साइंड नंबर में नेगेटिव, आप इसके सब्ट्रैक्शन को मेंशन कर सकते हैं। और अगर एक्यूमुलेटर और डेटा सेम है तो कैरी भी 0, 0 1 और एस भी 0, ये हमने पढ़ा था। और कंपेयर फंक्शन के बाद में एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स नहीं चेंज होते, ओरिजिनल कंटेंट्स ही एक्यूमुलेटर में रहते हैं। तो अगर हमने ये इंस्ट्रक्शन दिया CPI-A2 तो उसके बाद एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स वही रहेंगे जो ओरिजिनली थे, क्या थे 7f इन दोनों ऑप्शंस में है। फिर उसके बाद कैरी शुड बी, ये हमारी कंडीशन है, एक्यूमुलेटर के जो कंटेंट्स हैं वो डेटा से छोटे हैं, 7f A2 से छोटा है तो कैरी फ्लैग 1 होना चाहिए और आपका जीरो फ्लैग 0 और S1। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका हो गया है ऑप्शन बी। प्रॉब्लम नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। तो हमने प्रीवियस ईयर की कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर को पढ़ेंगे। कीप लर्निंग। थैंक यू।